हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्षेत्रीय शक्ति हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पूरे बंगाल को कवर कर लिया था। अब आगे कर्नाटक, मैसूर, अवध देखेंगे। उसके पहले हम बंगाल को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बात की जाए बंगाल पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी, क्यों उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो भू राजस्व था सर्वाधिक था, लैंड रेवेन्यू उसको ज़्यादा मिलता था, उपजाऊ भूमि थी, यह दिल्ली से दूर था। दोस्तों बात की जाए जो दिल्ली हुकूमत थी, मुग़ल काल जो था दोस्तों, उस समय जो शासन था औरंगजेब का था। इसने दिल्ली से दूर होने के कारण वहाँ पर बंगाल में दो पोस्ट रखे थे, एक दीवान का पोस्ट, एक सूबेदार का पोस्ट। जो दीवान था मुर्शिद कुली खां था और जो सूबेदार था दोस्तों वो अजीमुद्दीन था। बात की जाए मुर्शिद कुली खान, इसने ही बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया और उसके बाद मुर्शिदाबाद की स्थापना करके मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाता है। उसके बाद एक अलीवर्दी खां आता है और इसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मधुमक्खी के छत्ते के समान है, यदि इसको छेड़ोगे तो काट खाएगी, वैसे ही शांत छोड़ दो तो बाद में तुम्हें शहद देगी। उसके बाद शासक आता है सिराजुद्दौला। यह क्या करता है, कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है और इसके ही काल में 17 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है इसके साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है क्लाइव। इसमें विश्वासघात होता है। विश्वासघात कौन करता है दोस्तों, तो इसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र एक विश्वासघात करता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। नेक्स्ट दोस्तों इसका शासक आता है मीर कासिम। मीर कासिम क्या करता है, जो मुर्शिद कुली खां राजधानी बनाया था मुर्शिदाबाद, वो क्या करता है, मीर कासिम को मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कर देता है। और इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व किसने किया था, तो मुनरो ने किया था। और दोस्तों इसके विपक्ष में कौन था, तो शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय था। बात की जाए 1765 ईस्वी में, इसके ठीक एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई है, तो क्लाइव को बुलाया जाता है कि आओ इलाहाबाद की संधि करो। तो ये इलाहाबाद की संधि करता है और बंगाल में द्वैत शासन लागू कर देता है। द्वैत शासन में क्या होता है कि जो इनकम वाला सोर्स है, दीवानी पोस्ट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह जाती है और जो खर्च वाले पोर्शन है वो नवाब को दे दिए जाते हैं। अब दोस्तों हम आज की मेन क्लास शुरू करते हैं, इसमें अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को पढ़ेंगे। जो शुरू करते हैं कर्नाटक से। दोस्तों आप इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। देखिए इस क्लास में हमने पूरे बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी भी पढ़ लिए हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं। तो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके आगे हम और भी क्लासेस लाएँगे। ठीक है, शुरू करते हैं हैदराबाद और कर्नाटक। बात की जाए दोस्तों, मैप ध्यान रखिए, ये इंडिया का अपना मैप है। इसमें हमने कल साउथ जोन को दिखाया है, ये दिल्ली है। दिल्ली के बगल में दोस्तों यहाँ पर अपना बंगाल है। हमने बताया था दिल्ली से बंगाल की दूरी अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो दीवान था मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था, जो सूबेदार था अजीमुद्दीन को बनाया गया था बंगाल को कंट्रोल पाने के लिए। तो बंगाल को तो हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे किसको, हैदराबाद और कर्नाटक को। तो अब कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा हमने बता चुका था कि जो ये वाली एरिया आती है दोस्तों, ये कॉर्नेटिक क्षेत्र है, जिसे हम हिंदी में कर्नाटक कहते हैं, कॉर्नेटिक क्षेत्र है। और हैदराबाद की बात किया जाए तो देखिए ये दक्कन है। बात की जाए हैदराबाद और कर्नाटक के समय जो दिल्ली थी, मुग़ल काल था, यहाँ पर शासन कौन था, तो यहाँ पर शासन था दोस्तों रंगीला मिजाजी आदमी था, पार्टी वार्टी करता रहता था, इसलिए यह अयोग्य शासक था। रंगीन था, यह अयोग्य था, कोई इसका अच्छा सा काम नहीं था। सूबेदार दोस्तों, जो दक्कन था वहाँ पर एक सूबेदार, जो कि दक्कन भी दिल्ली से दूर था, तो दक्कन पर कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ का शासक था रंगीला, यह सूबेदार पोस्ट करता है और वहाँ पर निजामुल मुल्क को रखता है वहाँ पर कंट्रोल के लिए। बात की जाए निजामुल मुल्क जो है, ये इसका उपनाम था। मेन नाम की बात कीजिए, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था चीन कलीज खान। देख सकते हैं जो चीन कलीज खान था, यह किस वंश का था, बात यह आसफ जहाँ वंश का था। और चीन कलीज खान ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बात की जो हैदराबाद था, इसे ही निजामों का
शहर कहा जाता है। यह निज़ाम थे। इसके ठीक कुछ साल बाद 1798 में हैदराबाद पहली ऐसी रियासत बनी जो सहायक संधि करने वाली थी। इसके बाद बात किया जाए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो होता है, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया जाता है। बात की जाए करंट न्यूज़ की, तो हाल ही में जो 2023 है अपना, इसी साल 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है हैदराबाद की। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक यहाँ था, ठीक है, पूर्वी तट पर, कोई दिक्कत नहीं। ये अगल बगल देख रहा था कि इसकी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र कर रही थी। ये बोल रहा है कि हम कहाँ अलग रहें, हम भी अपने आप को फ्री स्टेट करेंगे। तो कर्नाटक क्या करता है, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब बात की जाए इसका संस्थापक कौन होता है, तो सदाउत, ध्यान दीजिएगा, सदाअत उल्ला खां है। बात कीजिए कर्नाटक की राजधानी की, तो ये आकार्ट है। यह कर्नाटक क्षेत्र में फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगता है। संघर्ष होता है कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि नहीं मेरा यहाँ उत्तराधिकार होगा, फ्रांस कहता है कि नहीं यहाँ मेरा उत्तराधिकार होगा। तो इस बात का संघर्ष होता है और इसी को विवाद में लेते हुए 3 कर्नाटक युद्ध हो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांस के बीच में, जो 1746 से 1763 चलता है। बात की जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, इन तीनों में 3 संधियाँ होती हैं। आप तीनों संधियों को याद रखिए। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध होता है दोस्तों, इसमें एक्सला-सफेल की संधि होती है। सेकेंड कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। थर्ड कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि के दौरान एक और युद्ध हो जाता है, वांडीवास का युद्ध, जिसका नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आयरकुट द्वारा किया जाता है और इसमें आयरकुट जीत जाता है 1760 ईस्वी में। इस सबको हम पढ़ा चुके थे, फिर भी क्विक रिवीजन है। नेक्स्ट देखते हैं अवध। अवध क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। ये अवध पढ़ेंगे, इसमें अवध से 1857 तक पूरा डिटेल पढ़ेंगे पूरे अवध से। बात की जाए इस समय दिल्ली में कौन शासक है, तो दिल्ली में है मोहम्मद शाह रंगीला, अभी भी है दोस्तों। बात कीजिए दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों दिल्ली अवध क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। अवध, ध्यान दीजिए, जो आज का अपना उत्तर प्रदेश है, यही पूर्व का अवध था। तो आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या है, गंगा है। और गंगा नदी जहाँ है वहाँ उपजाऊ भूमि है। जब उपजाऊ भूमि है तो भूमि रिसोर्स मतलब लैंड रेवेन्यू तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर कंपनी शासन करना चाहती है। लेकिन बात की जाए अवध जो है यह भी दिल्ली से दूरी पर है। तो यहाँ भी एक सूबेदार पोस्ट है जो सादत खां है, यह योग्य शासक है। देखिए पिछले हम जो क्या कहते हैं क्लास में, नहीं सॉरी, ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है दोस्तों, इसका जो संस्थापक कौन था, तो देखिए सदाअत है, इसको याद रखिएगा, नाम में कन्फ्यूज, ये सदाअत है। और जो हम अवध की बात कर रहे हैं वो सआदत है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अवध का जो सूबेदार था ये सआदत खां था और ये योग्य शासक। बात की जाए जो अपना अवध है यह कब फ्री स्टेट हुआ, तो 1722 ईस्वी में फ्री होता है। बात की जाए सआदत खां को कौन सी उपाधि दी गई है, तो ये उपाधि है बुरहान उल मुल्क की। और सआदत खां ही इसकी राजधानी 1722 ईस्वी में फैजाबाद कर देता है। बात आती है राजधानी की, तो ध्यान दीजिए जो अवध है, अवध की 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है दोस्तों फैजाबाद, एक मिनट, हाँ दोस्तों 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है फैजाबाद और दूसरी है लखनऊ। फैजाबाद राजधानी किसने रखी, तो सआदत खां रखी। लखनऊ की राजधानी किसने रखी, आसफ उद्दौला ने रखी। बात कीजिए आसफ उद्दौला की, तो आसफ उद्दौला ही बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गोट को बनवाने वाला था। सआदत खां के समय नादर शाह आक्रमणकारी आता है। इसको दिल्ली कौन बुलाता है, तो इसको बुलाने वाला भी सआदत खां था। ये आता है पहले नादर शाह पानीपत में आता है। तो सआदत खां कहता है कि पानीपत में कुछ है वो नहीं, तुम दिल्ली आओ, दिल्ली पर अटैक करो, वहाँ पर ज़्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं। तो बात की जाए कि नादर शाह को बुलाने वाला कौन था, तो नादर शाह को बुलाने वाला सआदत खां था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए सआदत खां को बुला लेता है, सआदत खां नादर शाह को बुला लेता है, लेकिन नादर शाह कहता है तुम बुला रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएंगे, लेकिन सोना चांदी वगैरह कुछ हमको नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये बुलाने को बुला लिया, लेकिन नादर शाह कह दिए कि वहाँ नहीं कुछ मिलेगा तो तुम्हारे पास अटैक कर देंगे।
तो इस डर के मारे वो डर के आत्महत्या कर लेता है सादत खान। इसके बाद जो हमारा शासन आता है सफदर जंग का आता है, सफदर जंग का आता है और यह अवध का नवाब बनता है। और कहा गया इसने कहा कि ये अवध का नवाब जो होगा वो मुग़लों का वजीर होगा, अवध का नवाब मुग़लों का वजीर होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शासन आता है शुजाउद्दौला का, जो 1700 जिसके काल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके ठीक एक साल बाद क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में कहा जाता है कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है इसका राजस्व मुग़लों को दिया जाएगा, ये पढ़ चुके हैं। फिर आता है शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह बात की जाए कि यह अंतिम नवाब था। देखिए जो भी अंतिम नवाब होगा वह अयोग्य शासक होगा, क्यों कि यदि योग्य शासक रहता तो अंतिम नहीं होता, उसके आगे भी पीढ़ियाँ रहती, लेकिन अयोग्य है इसलिए वह अंतिम शासक है। ये 1856 में आता है। यह इसी के काल में एक रिपोर्ट आती है जिसे हम कहते हैं आउटरम की रिपोर्ट, और इसमें कहा जाता है कि अवध में कुशासन है। और इसी 1856 में ध्यान दीजिए कि दिल्ली में शासन कौन कर रहा है, डलहौजी कर रहा है। और डलहौजी की एक रणनीति रहती है, एक नीति रहती है हड़पने की नीति। वह जिस क्षेत्र को कमज़ोर पाता है उसको हड़प लेता है कोई ना कोई उपाय लगाकर। अब यहाँ पर एक इसको मुद्दा मिल जाता है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट आ चुकी है कि अवध में कुशासन है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी क्या करता है, अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लेता है। जो वाजिद अली शाह है इसकी पत्नी वाइफ को ध्यान रखिएगा बेगम हजरत महल, यही क्रांतिकारी जो अगले साल 1857 में होती है उसका नेतृत्व यही करती हैं। देखिए अब जो भी हम अवध को पढ़े हैं उसको सिनॉप्सिस कर लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए ये अपना इंडिया है, इंडिया में ये अवध है। अवध में कौन है इस समय, तो सादत खां है 1722 ईस्वी में। और ये जो है नादिर शाह को बुलाता है कि आओ दिल्ली में ज़्यादा सोना चांदी है, अटैक करो। तो ये कहता है कि यदि नहीं मिलेगा तुम पर अटैक कर दे, तो ये सुसाइड कर लेता है। और सादत खां की बात किया जाए तो इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई है और सादत खां ही फैजाबाद राजधानी घोषित करता है। इसके बाद सफदर जंग आता है, यह कहता है कि जो नवाब होंगे वही वजीर कहलाएंगे। उसके बाद आसफ उद्दौला आता है, यह राजधानी लखनऊ बनाता है। उसके बाद शुजाउद्दौला आता है जिसके काल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक उसके बाद वाजिद अली का आता है, वो अंतिम नवाब होता है 1856 में। और इसी के काल में आउटरम की रिपोर्ट आती है जिसके तहत पर डलहौजी अवध को विलय कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक उसके बाद वाजिद अली की बेगम हजरत महल जो हैं 1857 क्रांति में भाग लेती हैं। अब देखते हैं दोस्तों मैसूर क्षेत्र के बारे में। मैसूर को हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो पढ़ेंगे इसको प्राचीन से आधुनिक तक। बात की जाए मैसूर को पढ़ने से पहले दो आप क्षेत्रों को देखिए, ये है बहमनी और इसका पड़ोसी है विजयनगर। अब ध्यान दीजिए पड़ोसियों में बनती उनती है नहीं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये दो पड़ोसी जो दोनों हैं इन दोनों भी बन नहीं रहा था, इन दोनों में मतभेद होते रहते थे। बात की जाए बहमनी क्षेत्र की तो इसमें दो क्षेत्र थे, गोलकुंडा और बीजापुर। बात की जाए विजयनगर की तो विजयनगर की संस्थापक कौन था, तो विजयनगर संस्थापक था हरिहर और बुक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर का संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का है। बात की जाए विजयनगर की राजधानी की, राजधानी ये हम्पी। विजयनगर में एक वंश था जिसे हम तुलु वंश कहते थे और इस वंश का जो शासक था ये था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के ही काल में अष्टदिग्गज आते हैं, तेनालीराम वगैरह, इनको हम आगे पढ़ेंगे। और कृष्णदेव राय की एक क्या कहते हैं रचना आती है जिसे हम आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना कहते हैं, आमुक्तमाल्यदा की ग्रंथ। उसके बाद दोस्तों इन आप देख ही रहे हैं इन दोनों राज्यों में संघर्ष हो रहा है। संघर्ष 1565 ईस्वी में इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इसी को ही बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं और इसी को राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि अपना विजयनगर जो है विजयनगर हार जाता है और इसका पतन हो जाता है। लेकिन विजयनगर के कुछ अवशेष बचे हुए थे, इसी अवशेषों पर मैसूर की स्थापना होती है, मैसूर की स्थापना होती है। एक मिनट, हाँ तो मैसूर की स्थापना हो गई। इसी मैसूर क्षेत्र के अंतर्गत एक और वंश था जिसे वाडेयर वंश था, एक मिनट, वाडेयर वंश। और इसका जो अंतिम शासक था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज,
इसके अंतर्गत 2 मंत्री थे, मंत्री बहुत थे लेकिन जो खास की बात हो रही है 2 मंत्री और एक सिपाही। जो दोनों मंत्री थे, एक था नंदराज और एक देवराज। बात करें चिक्का कृष्णराज का, जो चिक्का कृष्णराज का जो पावरफुल था वो था नंदराज और देवराज। और जो इस मंत्रियों की जो शक्ति थी वो इसके अनियत। सिपाही के अंदर सिपाही जो था वो हैदर अली था। हैदर अली जो 1761 में आधुनिक मैसूर का संस्थापक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूरा अपना इंडिया। इस इंडिया में देखिए मराठा हैदराबाद और यहाँ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। और ये कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। और यहाँ महाराष्ट्र, ये मैसूर। देखिए मैसूर जो था फ्रांस के पास में था, तो इसलिए जो मैसूर है ये फ्रांस की तरफ झुकाव करता है, मतलब उसके तरफ पॉजिटिव रूप में रहता है। और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लगती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लगती है। और इसी समय दोस्तों सप्तवर्षीय वर्ल्ड लेवल पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। जो होता है युद्ध किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। और लेकिन फ्रांस जो यहाँ पर झुकाव प्रतीत कर रहा है, मैसूर झुकाव प्रतीत कर रहा है फ्रांस के प्रति। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में वर्ल्ड लेवल पर युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर भी तनातनी हो जाती है और इन दोनों के बीच में भी युद्ध होने लगता है। इंडिया पर भी फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध होते हैं। हम इन चारों युद्धों को क्रम से पढ़ते हैं। इसमें से पहला युद्ध है जो 1767 से लेकर 1769 2 वर्ष चला। जो इस यहाँ पर जो था वो हैदर अली मैसूर में शासक था। और इस युद्ध को विराम कर दिया जाता है और इसमें मद्रास की संधि होती है। देखिए जो भी युद्ध रुकेगा उसमें कोई ना कोई एक संधि होती है। जब ये युद्ध रुकता है तो मद्रास की संधि होती है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है। सेकेंड युद्ध होता है दोस्तों 1782 ईस्वी में, जिसमें हैदर अली की मौत हो जाती है। जब हैदर अली की मौत हो जाती है तो इसको रिप्लेस करता है कौन? टीपू सुल्तान, जो कि इसका बेटा था। अब यह युद्ध को लड़ता है और इस युद्ध को भी विराम मिल जाता है। इसमें मंगलोर की संधि होती है। अब बात किया जाए इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वारेन हेस्टिंग कर रहा था। उसके बाद थर्ड वार में आते हैं जो 1790 से 92 तक आता है। इसमें भी टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा है और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें मैसूर का आधा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है, क्योंकि इसमें मैसूर जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट फोर्थ युद्ध होता है जो 1796 से 1799 था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। बात किया जाए इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका नेतृत्व कौन करता है? तो वेलेजली करता है। और इससे ही ये कहता है वेलेजली कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में होगा। वेलेजली का कथन है कि जो पूर्व का साम्राज्य है वो मेरे कदमों में होगा। अब पूरे टीपू सुल्तान को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान कौन था। टीपू सुल्तान जो आप जानते हैं ये हैदर अली का पुत्र था। और यह फ्रांस, बात की जाए टीपू सुल्तान जो है किससे प्रभावित था? तो यह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। बात की जाए जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष की श्रीरंगपट्टनम में स्थापना करता है। टीपू सुल्तान का कथन है कि टीपू सुल्तान कहता है कि भेड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक बार लौटकर मर जाना। मतलब इसका पूरा देख लेते हैं कि भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। मतलब भेड़ की तरह न जियो, शेर की तरह एक दिन जियो। इसने नौसेना के निर्माण का प्रयास किया था। इसके विचार देख लेते हैं। इसके विचार में माप तोल की नई पद्धति की शुरुआत होती है। टीपू सुल्तान की कैलेंडर प्रणाली की शुरुआत करता है टीपू सुल्तान। विदेशों में दूध भेजने का शुरुआत करता है टीपू सुल्तान। सिक्के ढलाई का नया तरीका शुरू करता है टीपू सुल्तान। नौसेना निर्माण का प्रयास करता है टीपू सुल्तान और रॉकेट प्रणाली का प्रयास करता है टीपू सुल्तान। दोस्तों ये थी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में भी
शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।